हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी की क्यों नीड होती है हमें, और फिट रहने के लिए इंजरी से बच के रहना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो आज के इस पॉडकास्ट में मैं बताऊंगा एक इंसिडेंट जो मेरे साथ रिसेंटली हुआ इंजरी से रिलेटेड। तो आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं, मैं उनके बारे में इंट्रो तो नहीं देना चाहता, बट मैं चाहता हूं कि मैं अपनी एक रियल लाइफ की कहानी बताना चाहता हूं। मैं एक वेब सीरीज़ का शूट कर रहा था जैन में। तो 20 जैन 2024 को मेरे को इंजरी हो गई थी बैक में। तो जो मेरे जिम के ट्रेनर हैं उन्होंने मेरे को इनका नंबर दिया। देन मैंने इन्हें कॉन्टैक्ट किया। नेक्स्ट डे ये आए एंड इन्होंने मेरे को बेड से उठा दिया था। उसी दिन मेरी वो हालत थी कि मुझे एक बंदा जो मेरा फ्लैटमेट है वो मुझे वॉशरूम लेके जाता था, मैं उसके बिना नहीं जा सकता था। ये बुरा हाल था। एंड इन्होंने मेरे को बेड से उठा दिया उसी टाइम। वो भी एकदम शॉक्ड हो गया था देख के, अरे तू तो उठ नहीं पा रहा था। मेरी इन्होंने लाइफ बदली है। एंड और कुछ तो इंट्रोड्यूस करने के लिए है नहीं मेरे पास, बस ये है कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस पर्सन, और इनका नाम है डॉक्टर अल्तमाश कुरैशी। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। सो फर्स्टली मैं तो ये कहना चाहूँगा मेरा पहला पॉडकास्ट है। अरे वाह। एंड दूसरी बात ये, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर लाइक गेटिंग मी फॉर द पॉडकास्ट एंड गिविंग मी माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इट। एंड आपका जो केस था, लाइक आई एम ऑल्सो ग्लैड। सो वॉट आई प्रैक्टिस इज़ लाइक इनटू मोर ऑफ पेन मैनेजमेंट, और मतलब जो फिजियोथेरेपी में भी चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से मैंने समझा, जो जिन लोगों ने मुझे सिखाया उनसे। सो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि आप अगर बॉडी को अच्छे से समझो, उसका मूवमेंट करो अच्छे से, और आइडियली जैसा होना चाहिए वैसा अगर आप करो तो द थिंग्स गेट वेरी इजी। आपके केस में भी चीज़ों ने हमारा साथ दिया एंड वी गॉट टू गेट बेटर रिजल्ट्स। उसके साथ में हमारी एक ऑर्थोपेडिक जो थे हमारे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। सो उसकी वजह से वी गॉट बेटर रिजल्ट्स। बट उसमें भी आपके भी केस में ऐसा है, आप थोड़ा खुद का ध्यान रखो तो यू विल बी बेटर। हम सारे खुद का ध्यान रखेंगे इस पॉडकास्ट के बाद। तो आप अपने बारे में बताओ कि फिजियोथेरेपी में कैसे आपने एंट्री करी एंड क्या पूरा कोर्स वगैरह होता है, कैसे सब होता है। ओके, सो फिजियोथेरेपी जब मैं अपने 12th स्टैंडर्ड में था तो आई वॉज मच मोर इनटू साइंस फील्ड। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे भी सब लोगों की तरह जो एक क्रेज़ चढ़ा हुआ होता है कि भाई हमें MBBS ही करना है और यही करना है और कुछ करना ही नहीं है, वैसा क्रेज़ था। आई वॉज इन भवंस कॉलेज। अच्छा। आप समझ सकते हो भवंस कॉलेज में कैसा क्राउड होता है। आज़ाद नगर। तो आज़ाद नगर से वो हम लोग बहुत आज़ाद माइंडसेट के हो जाते हैं कि हमें जो मन चाहे आप वो कर सकते हो। तो इनिशियली वैसा था, लाइक 11th-12th स्टैंडर्ड तक। 12th स्टैंडर्ड जैसे एंड होते हुआ आया, देन आई रियलाइज कि नहीं भाई गड़बड़ हो चुकी है बहुत बड़ी, अब कुछ करना है। एंड उसके बाद में सेकेंडली व्हाट हैपेंड वाज कि मेरे जो फादर हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इस बारे में सपोर्ट किया। हमारा घर था जहाँ पे मैं ऊपर जाके सो जाता था, बट ही यूज्ड टू वेक मी अप अगेन एंड से कि पढ़ाई कर। और क्लासेस में भी 1-2 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिससे मेरे को लगा भाई मैंने कुछ ग्लिच कर दिया एंड आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। देन वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई, धीरे धीरे करके पढ़ाई वगैरह पे ध्यान देना स्टार्ट किया। क्लास में ऐसा होता था कि सब बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे रहे थे, मैं बैठे ही रहता था यार इसका आंसर तो मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं कि आपको 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए, एंड दैट इज एक्चुअली पॉसिबल। तो उस चीज़ पे मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, तो थोड़े थोड़े मार्क्स आ गए। वो हमारे टाइम पे JEE होता था, JEE मेंस में भी ठीक ठाक मार्क्स आ गए, उसका कुछ मैटर नहीं करता था। वो CET हमारे टाइम पे 200 मार्क्स का था। अच्छा। 200 में से आई गॉट 138। आई नॉट ओपन कैटेगरी में आता हूँ। तो 138 के हिसाब से वी वेटेड। पहले मुझे जलगांव में कॉलेज अपॉइंट हुआ। सेकंड कॉलेज वाज इन नासिक। अच्छा। MVP कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी। देन आई थॉट कि यहाँ पे लेना बेटर रहेगा, बिकॉज नासिक घर के पास ही पड़ता है। लाइक 4.5 आवर्स में आप आना जाना कर सकते हो। तो 4.5 आवर्स में मैं मतलब 5-6 आवर्स तक तो आप घर पे आ सकते हो आराम से। तो घर के पास भी था,
और मम्मी ने भी थोड़ा सपोर्ट किया, डैड भी उन्होंने बहुत पुश किया। तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया जर्नी। तो फिजियोथेरेपी 4.5 years का कोर्स होता है जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो अपने स्टेट की है, वो उसके तहत होता है। और उसमें ऐसा है कि हमारा 4.5 years में अप्रॉक्स आई वुड से 20 to 25 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ डिटेल पढ़नी होती हैं, कुछ चीज़ें ऊपर से पढ़नी होती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन नाउ आई सिट इन द ओपीडी, बहुत बार ऐसा होता है, आप मतलब शायद बिलीव भी ना करोगे, पेशेंट मेरे पास आता है, कहता है सर मुझे ये सर्जरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप बताओ। डेफिनेटली आई एम नॉट द राइट पर्सन, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, मेरा लाइन ऑफ फील्ड अलग है। लेकिन जब आप उस कुर्सी पे बैठ जाते हो, देन पेशेंट ये नहीं देखेगा कि आप क्या हो क्या नहीं हो, पेशेंट के लिए आप एक डॉक्टर हो, वो आपको आगे कुछ भी पूछेगा। इसीलिए हमारी यूनिवर्सिटी में सिलेबस ही ऐसा बना हुआ है कि मैं भी ऐसी चीजें डायग्नोस कर सकता हूँ जो एक MBBS वाला कर सकता है, या फिर BAMS वाला कर सकता है, या MD कर सकता है। बट उन लोगों का स्पेशलाइजेशन इज डिफरेंट, माई स्पेशलाइजेशन इज डिफरेंट। जैसे कल ही परसों की बात है, आई वेंट टू सी अ पेशेंट, होम विजिट था मेरा। तो दैट वाज एन ओल्ड पर्सन, 80 साल के थे अंकल। अंकल को लेग पेन था और ही सेड कि अब दोनों लेग्स में पेन हो रहा है, थकान लगेगी, मुझे चलने नहीं हो रहा है। देन आई असेस्ड एवरीथिंग एंड उन्होंने बाद में बताया कि उनको 2 दिन से चेस्ट पेन हो रहा है। सो ही वॉज इन टू एंजाइना, ब्लड प्रेशर चेक किया 160 के अराउंड ब्लड प्रेशर। बोला अंकल अब भी जाओ डॉक्टर के पास। उनके बेटे को फोन किया। सो वी आर ट्रेन इन सच अ वे कि आप जब कहीं पे भी हुआ एज अ डॉक्टर, यू शुड बिहेव लाइक अ डॉक्टर। 4.5 साल का कोर्स वगैरह हुआ एंड आई वाज हॉस्टलाइट बाय ग्रेस ऑफ गॉड। तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और मेरे बहुत सारे बैचमेट्स ने बहुत चीज़ें सिखाई। लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। अभी भी वो बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट में हैं। बट आई रियलाइज्ड देयर वन थिंग कि आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लाइक आई एम द एल्डर ब्रदर ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि एल्डर हो आप, तो आपके नीचे कोई है तो आपको काम वगैरह आप कम ही करोगे। दूसरे पानी भी पीना तो बोलेगे भाई आयान मेरा छोटा भाई, बोलेगा आयान पानी लेके आ। बट उसमें ऐसा हो जाता है कि हॉस्टल में जाने के बाद मैंने खुद कपड़े भी धोए। हॉस्टल में जाने के बाद जो आप जो बोलो मैंने वो किया है। बट घर पे आने के बाद द थिंग्स आर डिफरेंट अगेन। बट आई कैन से मेरी मम्मी भी जानती है कि इसके ऊपर अगर आएगा तो ये कर सकता है, बट ये करेगा नहीं। जब तक मेरे ऊपर वो बात नहीं आती तब तक मैं करता नहीं। जैसे कभी घर वाले दिल्ली चले गए, हम लोग दिल्ली से हैं, आप भी दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से। तो मेरा नानी का साइड दिल्ली में, कभी मम्मी डैडी दोनों चले जाते हैं, तो वो चीज़ ऐसी हो जाती है कि भाई अब तो मुझे खुद ही करना है। तो मैं सब चीज़ें खुद कर सकता हूँ। ट्रेंड हूँ मैं, क्योंकि मैं हॉस्टलाइट हूँ। तो वो एक प्लस पॉइंट है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हुई एंड उसमें मतलब आई रियलाइज कि धीरे धीरे हमने चीज़ें सीखी, सब सब्जेक्ट्स पढ़े। उसके बाद डिग्री वगैरह मिली। कोविड टाइम्स था तो हमारा कॉन्वोकेशन तो हो नहीं पाया सैडली, हमारी बैच का नहीं हुआ। बट उसके बाद डिग्री वगैरह मिली, आई केम टू मुंबई। उसके बाद जॉब हंटिंग कहते हैं जिसे, वो स्टार्ट की। आई लैंडेड ऑन द फर्स्ट इंटरव्यू, पहले ही जो था वो मुझे मिल गया। दैट वाज एन अपॉइंटमेंट फॉर माई पेन क्लिनिक। अच्छा। तो उसका प्रोजेक्ट था जो अभी लॉन्च हो चुका है, बट आई एम नॉट देयर। ठीक है, तो वहाँ पे वो प्रोजेक्ट को थोड़ा टाइम लगा बिकॉज इट वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। इट्स देयर, अभी भी वो लोग का काम स्टार्ट हो चुका है। इट्स वेरी गुड। तो वहाँ पे लाइक फॉर दैट आई वाज अपॉइंटेड। वहाँ पे जाना नहीं हुआ फॉर सम रीज़न। आफ्टर सम टाइम लाइक आई वाज देयर विद डॉक्टर मीर सुमैया। उनके साथ उनकी एक कंपनी है MKT हेल्थ केयर इनोवेशन, उनका उन्होंने मुझे CEO बनाया। सो आई एम एक CEO ऑफ एन अमेरिकन कंपनी। तो उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें की, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए। उसके बाद लाइक वी हैड अ टॉक, हमारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ कि सर मुझे अभी खुद से काम स्टार्ट करना है। सो धीरे धीरे आई मेड कॉन्टैक्ट्स इन दीज 2-3 years। हॉस्पिटल वगैरह में टाइप्स किए, सब किया, ऑर्थोपेडिक सर्जन से बात वगैरह की। देन नाउ आई एम एट अ स्टेज दैट आई एम ऑन माई ओन। एक पेशेंट है, 10 पेशेंट है, 20 पेशेंट है, जो है मेरा ही है। So that's how my journey is. And अल्तमाश के फादर का जिक्र हुआ है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली ही मैंने 2 बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स करे हैं इनके फादर के साथ, क्योंकि इनके फादर एक्टर हैं। तो एंड वो स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ, आपको शायद बताई होगी उन्होंने। तो वो स्टोरी ऐसी थी, हमारा उस टाइम शॉर्ट रेडी हो रहा था, तो मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो मैंने ऐसी स्टोरी देख रहा था मैं इंस्टाग्राम पे। तो मैंने एक स्टोरी देखी, अल्तमाश खड़े हुए थे, उनके साथ में एक एक्टर है वो खड़े हुए थे। तो मैंने ऐसे ही स्क्रॉल करा, वो मेरे जो इनके फादर है मेरे साथ बैठे हुए थे। देन उन्होंने बात बोली, कह रहे वो मेरा बेटा है।
मैंने कहा कौन, मैं कहा इनमें से कौन सा, कह रहे लेफ्ट वाला। मैं कहा अल्तमाश, कहते हैं हाँ। मैंने कहा यार मैं उनकी वजह से आज यहाँ खड़ा हूँ। देन वो बहुत ही एक होता है ना, बहुत ही स्मॉल वर्ल्ड, एंड मैंने अल्तमाश को उस टाइम फोटो भी भेजी थी, मैंने कहा व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। एंड उसके बाद मैं एक और शूट पे गया, वहाँ पे जैसे गेट खोला सामने अल्तमाश के फादर। मैंने कहा वाह ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, अभी आपको क्या लगता है कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं आपके पास, कैसे केसेस आते हैं बहुत कॉमन? मेनली कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे नेक पेन है, बैक पेन है, ये मेरे पास ज़्यादा आते हैं। उसका मेन रीज़न ये हो चुका है कि आज के ज़माने का जो लाइफस्टाइल है, तो आपको भी पता है कि कोविड के बाद पूरा लाइक वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बट फिर भी बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ है कि अभी भी उन लोगों को वो चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई है कि भाई कहीं ना कहीं सेडेंट्रीनेस, अभी एक रिसर्च आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। सो व्हाट दे मेंट बाय दैट वाज, ऐसा नहीं था कि आप जितना बैठ रहे हो उतना आप सिगरेट पी रहे हो, ऐसा लिटिल सेंस कभी नहीं होता है। व्हाट इट मेंट वाज के स्मोकिंग जितना आपका ओवरऑल हेल्थ, आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, आपका लंग का हेल्थ, आपका ओवरऑल बॉडी हेल्थ जितना खराब कर सकता है उतना ही सिटिंग भी कर सकता है। दैट्स व्हाट द कोरिलेशन वाज। तो आपको वो उस चीज़ की वजह से, मेरे पास जैसे नेक पेन हो गया, बैक पेन हो गया, इवन यंगस्टर्स आते हैं जिनको बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, एंड दैट द रीज़न फॉर दैट इज दे डोंट मेक श्योर टू बी इन अ गुड हेल्थ। वो लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, खुद का ख्याल नहीं रखते हैं, बैड लाइफस्टाइल है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक सोएंगे, सुबह को उठेंगे नहीं। सो उससे भी एक सर्केडियन रिदम भी ऑल्टर हो जाता है बॉडी का। वो ऑल्टर होने की वजह से बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट का लोडिंग है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से ओवरऑल बॉडी गोज अंडर मोर स्ट्रेस। तो ऑक्सीडेंट लेवल बढ़ता है, तो बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट मिलता नहीं है क्योंकि वो सोया नहीं है, बॉडी रिपेयर नहीं होती। जब रिपेयर नहीं होगा कुछ चीज़ तो काम कैसे करेगा? एट द एंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज एन एक्सीलेंट मशीन, राइट? बट उस मशीन को आपको रेस्ट देना है, उस मशीन को आपको कितना यूटिलाइज करना है वो नहीं समझ पाते। उसकी वजह से नेक पेन, बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। और भी जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरीज के केसेस आते हैं, एथलीट्स आते हैं, और जैसे आपका केस था कि भाई अचानक से कुछ हो गया एंड पेशेंट इज जस्ट ऑन बेड एंड कांट मूव। ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं। जैसे मैंने चीज़ें सीखी हैं, कभी कभी हमें एक साइशन में ऐसे रिलीफ मिलता है, पेशेंट शॉक हो जाता है, भाई ये आपने कैसे किया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उसी एक ही सेम चीज़, सेम पेशेंट बैक पेन का आएगा, मुझे किसी केस में टू बी फ्रैंक 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी लग जाता है। अच्छा। For the patient to get back to a life that he wants. Like example for a fast bowler, जिनको मैं अभी ट्रीट कर रहा था रिसेंटली, तो फास्ट बॉलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉलिंग बाय अच्छे से डाल पाए। लाइक आई हैव बीन ट्रीटिंग हिम फॉर सम टाइम, रिहैब वगैरह सब चालू है, एंड ही इज गेटिंग बेटर। सो समटाइम्स इट हैपन्स लाइक चीज़ों को वक्त लगता है, एंड लाइक व्हाट आई टेंड टू प्रैक्टिस इज, मेरा एक मानना है कि आप पेशेंट को पहले क्लियरेंस दे दो। पेशेंट आपके पास कंसल्टेशन में आया है, आप उसको बता दो कि भाई आपका ये डायग्नोसिस है, इसका ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, इसके इस ट्रीटमेंट ऑप्शंस में से हम ये करने वाले हैं, और आपका बेस्ट जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो इतना टाइम चलेगा और आपको इतना वक्त लगेगा, सो दैट ही इज़ प्रिपेयर्ड इन हिज हेड। एग्जाम्पल, उसको आपने 6 वीक बोला है और पेशेंट आपका अगर 3 वीक में ठीक हो जाता है तो ही इज़ हैप्पी। अगर वो 6 वीक से 8 वीक होता है तो वो सैड नहीं होगा। तो वो एक चीज़ जो मैं बहुत ध्यान से करता हूँ। नहीं तो फिर ऐसा हो जाता है कि पेशेंट हमारे पास आया, हमने उसको डायग्नोस नहीं किया ठीक से। एग्जाम्पल, एक BMC के ऑफिसर आए थे हमारे पास, तो ही वॉज लाइक एट अ वेरी बिग स्टेज ऑन BMC, तो वाटर डिपार्टमेंट के थे वो। उनको सिर्फ यहाँ से भी नहीं, यहाँ कहीं तो पेन होता था, एंड ही टोल्ड मी ओनली 1 मूवमेंट सर इसमें मुझे पेन है। आप यकीन करो, मैंने उनका हिप का सब मूवमेंट चेक कर लिया, पेशेंट को पेन ही नहीं क्रिएट हुआ। नी का मूवमेंट चेक कर लिया, पेशेंट को पेन ही नहीं क्रिएट हुआ। बट वो जो उन्होंने मूवमेंट बोला उस मूवमेंट में पेन है। देन आई गॉट अ बिट स्केप्टिकल, यार मतलब ये कैसा केस है। देन एनीथिंग हियर पोस्ट कोविड में अभी हम लोग का मतलब थोड़ा सा माइंडसेट भी चेंज हुआ है, तो पोस्ट कोविड में एनीथिंग हियर थाई एरिया में कुड ऑल्सो बी समथिंग इन द हिप। रेफर्ड पेन भी हो सकता है, और AVN बहुत कॉमन हो चुका है यंग पॉपुलेशन में। AVN इज अ वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। जैसे हिप का एक ये बोन होता है, एक ये बोन होता है, तो जो हेड है उसका ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अभी उसका एक रीज़न है जो लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स जो हुआ है कोविड के टाइम में, बहुत लोगों को कोविड हुआ, उस टाइम पे हमें एज डॉक्टर्स वो चीज़ें यूज़ करनी पड़ी टू स्टेबलाइज द पेशेंट।
तो वो चीज़ें हुई हैं, और भी बहुत सारे उसके कॉजेज़ हैं। तो वो एक फिनोमिना होता है जो आपको पेन कभी कभी यहाँ नहीं भी दिखाए, लाइक हिप एरिया में ना भी दिखाए, थाई एरिया में पेन दिखता है। तो आई वॉज स्केप्टिकल, मैंने सर को पूछा, सर आपने कोविड के इंजेक्शन लिए हैं, क्या हुआ है, सब पूछा। देन आई सेड कि आप एक बार हिप का एक्सरे करके आओ। आप यकीन करिए, पेशेंट मेरे पास हिप का एक्सरे करके लेके आया, मैंने एक्सरे देखा, एक्सरे का रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट नॉर्मल था भाई। अब ऐसा डॉक्टर, आप जब उस कुर्सी, जैसे मैंने कहा कि आप उस कुर्सी पे बैठे हो तो आप सर पकड़ लोगे कि भाई ये भी नॉर्मल है। फुल बॉडी करवा लेते हैं उनका। हाँ, अगर फुल बॉडी बात वहीं आ जाती है ना कि मुझे तो ये पता करना है, तो आप मतलब मैं थोड़ा सा आई वाज लाइक अ बिट स्केप्टिकल एट दैट मोमेंट, बट पेशेंट के सामने हम दिखा नहीं सकते। मैंने एक्सरे वापस गौर से देखा तो उसमें कुछ चेंजेस थे, ऐसा नहीं था कि कुछ चेंजेस नहीं है, बट रिपोर्ट में लिखा था कि चेंजेस नहीं है। देन आई हैव रेडियोलॉजिस्ट इन माई कॉन्टैक्ट, ही इज़ 14 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट। महाराष्ट्र की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 14 गोल्ड मेडल किसी को MBBS में आए हो। वो अकेला वाहिद शख्स है जिसको ये गोल्ड मेडल वाला, जो मैंने आपको बताया 14 गोल्ड मेडल्स हैं उनके पास। ही डिड हिज रेडियोलॉजी फ्रॉम KEM हॉस्पिटल। ही इज़ नाउ अ प्रोफेसर इन वन ऑफ द मेडिकल कॉलेज इन पालघर। तो सर को मैंने भेजा। क्या नाम है उनका? डॉक्टर सुल्तान मोइनुद्दीन नाम है उनका, एंड ही इज़ नाउ प्रैक्टिसिंग। तो और प्रोफेसरशिप भी कर रहे हैं वो। सर को मैंने भेजा, सर ने मेरे को बोला दिस इज, एंड पेशेंट को मैंने वो बोला था सर मैं एक बार भेज देता हूँ उनको, वट एवर ही सेज दैट इज करेक्ट इन माई आइज, तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। सर ने बोला कि आर्थराइटिस है हिप का। मेरे को सांस में सांस आई, मतलब चलो कुछ तो है। तो जब सर ने बोला देन आई ऑल्सो रियलाइज कि हाँ भाई, तो दैट्स व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग कि राइट डायग्नोसिस हमारी फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपको राइट डायग्नोसिस मिल गया, ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो भाई आप भी पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आप खाली टाइप करो साइटिका रिहैब एक्सरसाइजेस, 500 एक्सरसाइज आएगी। 500 में से आपकी कम से कम 10 में तो रिलीफ होगा। पूरा ठीक नहीं होगा, डेफिनेटली आपको रिलीफ तो मिलेगा। तो पेशेंट का डायग्नोसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायग्नोसिस कर दिया, ट्रीटमेंट तो लाखों पड़े हैं दुनिया में, अगर बीमारी आई है तो उसकी शिफा भी आई है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपको सही जगह पे पहुंचना है। आप अपने पेशेंट को सही जगह पहुंचा दो और उनको सही गाइड कर दो। मैं ट्रीट कर रहा हूँ, लाइक आई एम द ट्रीटिंग पर्सन, आई एम नॉट द हीलिंग पर्सन। मैं क्योर नहीं देने वाला हूँ आपको, क्योर आपको खुदा से भगवान से मिलने वाली है। मैं आपको खाली ट्रीट कर रहा हूँ, आप ठीक होने वाले हो नहीं होने वाले हो, आई विल गिव माई 110%। अगर खुदा चाहेगा, भगवान चाहेगा तो आप एक दिन में भी ठीक होगे, एक महीने में भी होगे। अगर वो नहीं चाहेगा तो आप पूरी दुनिया की बेस्ट मेडिसिन ले लो, आप नहीं ठीक होगे। फिजियोथेरेपिस्ट का मेन काम है पेशेंट जो एक लाइफ जी रहा था, एग्जाम्पल आपके केस में कहूँ तो मैं आपकी शूटिंग की लाइफ, कि आपको शूटिंग में एग्जाम्पल कभी भागने का रोल मिल गया, कभी दौड़ने का रोल, भागने दौड़ने का हो गया, कभी सीढ़ी चढ़ना है, उतरना है, यहाँ आना है, वहाँ जाना है, भागना है, एग्जाम्पल आपको वो रोल मिल गया। दैट इज़ अ नॉर्मल लाइफ रूटीन फॉर यू, बट दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल लाइफ रूटीन फॉर मी, राइट? तो आपका लाइफ रूटीन क्या है, आपकी लाइफ क्या है, जो आपकी लाइफ थी और आपकी लाइफ पेन के बाद हो गई थी। तो जो हो गई थी और जो थी, हमको यहाँ से यहाँ आने वाला काम जो फिजियोथेरेपिस्ट का है। सो ट्रांसफॉर्मिंग और रिहैबिलिटेटिंग टू अ पेशेंट फ्रॉम सम इंजुरी to a stage, to a normal life, to a life that he wants to achieve. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना ही चाह रहा था कि देखो आपने बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीट करे होंगे, कोई एक ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी जो जहाँ आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यार नहीं ये पेशेंट का मुश्किल है नॉर्मल लाइफ में आना, कोई ऐसी कोई कहानी आप बताना चाहते हो, कोई शेयर करना चाहते हो ऑडियंस के साथ? जी, तो मेरा जो एक फर्स्ट केस था, लाइक मेरे लाइफ का फर्स्ट केस दैट आई ट्रीटेड इन दैट, वो सर के क्लिनिक में मैंने ट्रीट किया था, ही गेव इट टू मी, डेफिनेटली ही हेल्प मी। तो वो केस ऐसा था, दैट वाज अ यंग गाय, रफली 18 ईयर्स एज, 18 ईयर्स, उनका स्लिप डिस्क हुआ था मेजर। पेशेंट केम टू द क्लिनिक लाइक दिस, ठीक है। अभी ऐसा जब हो चुका है तो आप समझ सकते हो कि उनका डिस्क कहाँ गया होगा और उनको वहाँ पे कितना सूजन अंदर हो गई होगी कि बॉडी उधर जा ही नहीं पा रही है, ठीक है। तो वो केस हमने स्टार्ट किया ट्रीट करना, एंड दिस गाय वाज फ्रॉम सम मिडिल क्लास फैमिली। और आप समझ सकते हो कि आज के ज़माने में फिजियोथेरेपिस्ट
फिजियोथेरेपी का जो ओवरऑल एवरेज कॉस्ट है आपको डेफिनेटली 100-200 चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में या चैरिटेबल क्लिनिक्स में वहाँ से लेके 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000 सब मिलेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस एंड क्वालिटी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो हमारा उस टाइम पे फीस होता था कुछ 1500 पर सेशन। तो पेशेंट हमारे पास आता था एंड वी स्टार्टेड ऑफ विद द ट्रीटमेंट। धीरे धीरे बीच बीच में ऐसा लगता था, आप यकीन नहीं करोगे यार, कि मतलब अब क्या करना है, मतलब पेशेंट का जो पेन है वो सेटल नहीं हो रहा है एंड ही इज़ नॉट एबल टू लाइक मूव कंफर्टेबली। चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही जैसे हम चाहते थे, वैसे नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। बट धीरे धीरे सर ने भी हेल्प किया, मैंने भी थोड़ा मतलब देखा कि भाई और कैसे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, चीज़ों को और रैशनलाइज किया कि हम और क्या क्या उस पेशेंट के स्पेसिफिकली कर सकते। जैसे मैंने कहा, फिजियोथेरेपिस्ट का मेन काम पेन रिलीफ है ही नहीं। फिजियोथेरेपिस्ट ये चाहता है कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ जियो। तो उस बेचारे के लिए, एक 18 या 20 साल के लड़के के लिए नॉर्मल लाइफ क्या मिडिल क्लास का अगर है वो, कि वो अपना नॉर्मल लाइफ जिए और उस नॉर्मल लाइफ में वो काम पे जाए, काम पे से 2 पैसा कमाए, घर पे पैसा लेके आए, ठीक है। नॉर्मल इंडियन सोसाइटी में यही है। तो जब एंड ही वॉज लाइक इन सम जॉब जिसमें उसका इतना हेक्टिक वर्क नहीं था, बट ही हैज़ टू बी देयर एटलीस्ट, ठीक है। अब आदमी को वहाँ होना ज़रूरी है ना, होने के लिए चलना ज़रूरी है, वो ठीक से चल नहीं पा रहा है। ट्रैवल करने के लिए ट्रेन, मुंबई लोकल्स आपको पता ही है कैसी है, सीढ़ी चढ़ना उतरना, यहाँ आना जाना, उसके हो नहीं पा रहा है। देन वी लाइक वर्कड ऑन इट धीरे धीरे करके एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड ही गॉट रिलीव्ड उसका। फिर हमने धीरे धीरे करके उसने फिर काम वगैरह स्टार्ट किया एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू कि एट द एंड एज फार एज आई रिमेंबर उसने सेशंस फिर बंद कर दिए थे एंड ही वाज डूइंग एक्सरसाइजेज एट होम एंड ऑल ऑफ दैट। एज आई सेड, मिडिल क्लास फैमिली और इतना सब फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत मैटर करता है। तो उन्होंने वो स्टॉप किया था, बट वी एट द एंड ऑफ द डे गॉट टू नो दैट ही गॉट बेटर, स्टार्ट गोइंग टू हिज वर्क, बैंगलोर वगैरह शिफ्ट हो गए, सब काम वगैरह सब स्टार्ट किया। सो दैट वाज अ वेरी लाइक रिमेंबरिंग केस ऑफ माई लाइफ। दैट वाज माई फर्स्ट केस। और एक आबू धाबी में देयर वाज अ यंग गाय, वो हमारे यहाँ पे आए थे जोगेश्वरी में, ही गॉट ऑपरेटेड फॉर ACL। फुटबॉल डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉलर थे वो। तो ही गॉट ऑपरेट करने के बाद सर ने मतलब मेरे पास रेफ़र किया कि आप फिजियो इसका हैंडल करो। फिजियो वगैरह बहुत अच्छा चला एंड ही रिकवर्ड वेरी वेल। मतलब जो पेशेंट 4 वीक में करता था भाई 1-2 वीक में करके बैठे थे। एक दिन ऐसा हुआ, उसका जो इंजरी वाला नहीं था या ऑपरेटेड नहीं था, उसमें स्वेलिंग आ गई। अभी वो स्वेलिंग तो आ गई एंड आई वॉज स्केप्टिकल, यार स्वेलिंग आई कैसे। पेशेंट ने बोला सर मैं रात को सोया, सुबह में उठा तो स्वेल्ड अप है। ओके, सिंपली मीन्स कि रात को या तो यहाँ वहाँ लगा होगा या फिर कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से स्वेलिंग आ गई। अभी स्वेलिंग ऑपरेटेड नी में डेफिनेटली डिफाइंस के अंदर कुछ हुआ है, गड़बड़ है। हाँ, तो मैंने सर से मैंने बोला कि अभी आप रुक जाओ, मैं सर से बात करके बताऊँ। मैं सर से बात की, ई सेट के कुछ मत करो, आइसिंग करो, रेस्ट करने दो, बाद में आपका जो है वापस स्टार्ट करो। आइसिंग किया, रेस्ट किया, इट गॉट बेटर एंड धीरे धीरे करके एंड देन ही स्टार्टेड ऑफ विद रनिंग। फिर मैंने वो वीडियो सर को दिखाया तो देन ही वाज आल्सो लाइक फैसिनेटेड कि हाँ भाई चलो। व्हाट आई वांट टू से थ्रू योर पॉडकास्ट इज सर्जरीज व्हेन रिक्वायर्ड शुड बी डन विदाउट एनी डिले। अभी आप बताओ, मुझे कल को कुछ हो जाता है, मेरे को बैक इंजरी हो गया, मेरे को मेजर स्लिप डिस्क हो गया, जिसकी वजह से मेरा पैर का मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा है, फुट ड्रॉप हो चुका है और मेरा बावल ब्लैडर मतलब मैं यूरिन भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, कब आ रहा है, कहाँ जा रहा है। अब मेरे घर वाले ये सोचेंगे कि मेरे बेटी की सर्जरी कराऊँ नहीं कराऊँ, या मेरे घर वाले ये बोलेंगे सर डॉक्टर साहब मेरे बेटी को ठीक करो, जो भी हो। आप बताओ मेरे डैड क्या करेंगे, यही बोलेंगे ना कि भाई इमीडिएट सर्जरी, इमीडिएट जो मेरे बेटी के लिए बेस्ट है आप करके खत्म करो, आई वांट माय किड टू बी ऑल राइट। सो ये एक जो माइंडसेट है उसमें जो मतलब जैसे मैंने कहा कि लोग डरते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जैसे डीले होती हैं, डीले इन दिस टाइप ऑफ सर्जरीज विल कॉज समथिंग इफ नॉट मेंटेन्ड। ठीक है, जैसे स्पाइन का केस है, बावल ब्लैडर जा चुका है और फील नहीं हो रहा है या फुट ड्रॉप हो गया है, और फिर पेशेंट का डीले करना लाइक फाइनेंसेस आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड, बट उसमें भी ऐसा होता है वो डीले की वजह से कहीं प्रॉब्लम्स बढ़ ना जाए। तो जितना जल्दी आप उस चीज़ पे एक्ट करते हो, जितना जल्दी डिसीजन लेते हो, पेशेंट का लाइफ आगे का बेटर हो सकता है और उससे जो प्रॉब्लम्स आगे होने वाली है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए आप क्या मतलब कुछ
वो कोई वे आउट बताना चाहते हो कि जो लोग फिजियोथेरेपी, आपने बताया कि एक्सपेंसिव होती है नो डाउट जी, तो वो क्या एक्सरसाइजेज में कुछ अलग ध्यान रखें? देखिए मैं लाइक आपका पॉडकास्ट यूट्यूब पे पूरा लाइव होता है, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, इंडिया में आपको 1 रुपये की पेट भर के भी थाली मिलती है और आपको 10,000 रुपये में आपका पेट भी नहीं भरता है। तो इंडिया में रहने का यही हमारे पास बहुत बड़ा क्या कहते हैं एडवांटेज है कि आपका काम हो जाएगा उतने जैसे मैंने कहा अभी मैं एग्जांपल समझो कि 1,500 पेशेंट को चार्ज कर रहा हूँ, बट मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आया कि वो मेरे को आके बोलेगा सर मेरे पास पैसे नहीं है और मैं पैसे नहीं दे सकता, अब मैं क्या करूँ? मैं तो एट द एंड ऑफ द डे मैं जहाँ बैठा हूँ वो मेरे काम करने की जगह और उससे मेरा घर चल रहा है, ठीक है। अभी पेशेंट बोलेगा कि भाई मैं या फिर मेरे पास पैसे नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता। अब एज अ डॉक्टर मेरे पास 2 ऑप्शन है, भाई आप पैसे नहीं दे सकते, आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, बट दिस इज़ अ बिट इनह्यूमन इन माई आइज। मैं पेशेंट को बोलता हूँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, तुमको पैसे जब देने देना, नहीं देना मत देना, दैट्स नॉट द इशू, बट आप मेरे पास आए हो, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और माई अथॉरिटी टू गेट यू वेल। तो अगर ये एक छोटा सा माइंडसेट भी हम अगर बनाए ना एज डॉक्टर्स या और एज फिजियोथेरेपिस्ट कि भाई आप सामने वाले को ट्रीट कर दो। अभी आप मेरे को बताओ, एक पेशेंट आके मेरे को एग्जाम्पल 1,000 रुपीज़ फीस है, 10 बार आया, 10,000 रुपये उसने मेरे को दिए एंड फॉर दैट पीरियड वो 10,000 मैंने ले लिए, मेरा जो भी खर्चा वर्चा हो गया। अब अगर वो 10,000 नहीं आएंगे तो हमारे इसमें ऐसा है कि रिस्क का एक हमारे पास आना ही है। अगर मेरी तकदीर में लिखा है भाई मैं इस महीने 5,000 कमाने वाला हूँ तो मैं 5 ही कमाने वाला हूँ, भले ही मैं 100 पेशेंट फ्री वाले देखूँ या ऐसे जो लोअर क्लास वाले 100 वो देखूँ, या मैं क्या बोलते हैं जो 5,000 है वो मैं 5 पेशेंट ही आने वाले, तो जो मेरे को 1,000 दे देंगे 5,000 मेरा हो गया, उसके आगे मुझे 1 रुपया मिलने नहीं वाला है। अब अगर आदमी यही माइंडसेट लेके चले एज डॉक्टर्स तो बेस्ट है, लेकिन एज पेशेंट्स इसमें एक चीज़ ऐसी आ जाती है कि आप डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको उसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है तो। अगर आपको उस डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं लेना, आपका काम कहीं और भी हो जा रहा है जहाँ पे आपको 2 पैसे कम लग रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाइए। और अगर ऐसा कुछ भी है जिसमें आपको हेल्प नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि नायर में, जेजे में और कूपर में, अभी यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस है ना, तो उनमें फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर पेशेंट्स रोज़ देखे जाते हैं। अभी नायर में एज फार एज आई नो हैंड ओपीडी अलग से है, तो सुपर स्पेशलिटी खाली वो लोग हाथ का ट्रीटमेंट करते हैं। हैंड ओपीडी है, स्पाइन ओपीडी है, ऐसे करके अलग अलग ओपीडीज होते हैं। उसके अंदर लोगों की मतलब डॉक्टर्स की टीम बैठती है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं है। सो यू फाइंड आउट द नियरेस्ट प्लेस अराउंड यू। गूगल बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें कि नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहाँ है, फिजियोथेरेपी अवेलेबल है नहीं है, अगर फिजियोथेरेपी भी मैं कर रहा हूँ तो मुझे कहाँ बेस्ट मिल सकता है, वो बेस्ट मैं अफोर्ड कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकते देन यू कैन शिफ्ट टू द अदर वन आफ्टर यू हैव डन रिक्वेस्टिंग द डॉक्टर। दैट्स व्हाट आई फील। मतलब हर चीज़ का तोड़ है, हर चीज़ का तो निकल जाता है। अभिमन्यु जी ऐसा है कि तोड़ तो मतलब हम इंडियंस हैं यार, हमें लोग गूगल हो गया और माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो लोग हमें हायर करते हैं, क्यों? हमारे दिमाग की वजह से ना। तोड़ तो हर चीज़ का है, ऐसा नहीं है कि आपके पास तोड़ नहीं है। इंजरीज से बचने के लिए डे टू डे लाइफ में मतलब आप क्या बताना चाहते हो कि क्या करना चाहिए कि इंजरीज से थोड़ा बचाव रहे डे टू डे अपना रूटीन में? सो इंजरीज से बचने के लिए द मेन थिंग इज मोबिलिटी इज मेडिसिन। ये एक कोट है। जितना आप मूव कर पाते हो उतना आपका बॉडी इंजरी फ्री रहेगा। एग्जाम्पल स्पाइन इंजरीज में ले लो कि जो बंदा स्पाइन का मूवमेंट समझो इतना है, अभी जो बंदा इतना ही मूव कर रहा है तो उसको ये चीज़ समझता है नहीं चाहिए भाई मैं आगे क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू बेंड नेचुरली, कुछ लोगों का होता है फ्लेक्सिबिलिटी भाई उतना नहीं है, ठीक है, बट जिसका फ्लेक्सिबिलिटी था और वो चला गया और फिर भी उसको समझे ना कि भाई मैं तो मूव कर ही नहीं पा रहा हूँ। सो सिंपल बेसिक स्ट्रेचेस भी अगर लोग अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। जैसे कि अगर सिंपल चीज़ें भी लोग इनकॉर्पोरेट करें, जैसे जो डेस्क जॉब जिनका है, जिनको आईटी कंपनीज में काम करना है, सिंपल जैसे नेक राइट लेफ्ट रोटेशन एक्सटेंशन थोड़े थोड़े टाइम में कर लिया, और आप समझो ऐसे बैठे हो तो आप ऐसे हो गए, आपने ऐसे कर लिया,
तो उससे भी स्पाइन को मूवमेंट मिल जाता है. एज आई सेड, मोबिलिटी इज मेडिसिन. स्पाइन को आप मूवमेंट दे दो, स्पाइन आपका लाइफ लॉन्ग इतना अच्छा रहेगा ना, आप यकीन नहीं कर सकते. जहाँ आपका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हुआ वहाँ से चीज़ें खराब होना स्टार्ट होती हैं. बिकॉज ये जो फेशिया है ना, फेशिया इज समथिंग दैट कनेक्ट्स द होल बॉडी. मतलब आपके यहाँ से लेके आपके पैर तक एक ही कनेक्शन है. तो आप उसको मूवमेंट दो, आप बॉडी को मूवमेंट दो, बॉडी को आप अच्छे से रखो, उसको न्यूट्रिशन दो, और बॉडी को आप राइट मूवमेंट दो. चाहिए तो आप एक बार एक फिजियोथेरेपिस्ट या फिर कोई डॉक्टर को मिल के आओ. लाइक यू कैन इवन गो टू योर फैमिली डॉक्टर कि डॉक्टर साहब मुझे इंजरी से बचना है लाइफ लॉन्ग, मैं क्या करूँ. आपको A to Z लंबा चौड़ा बताएगा, भाई ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो. और उसमें आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें करनी है. अच्छा खाना पीना है, अच्छा सोना है, ये 2 एक चीज़ होगी. साथ में आप अगर मूवमेंट करते हो, मूवमेंट आपको ऐसी करनी है कि आपका बॉडी फुल रेंज जाए. जैसे एग्जांपल, ये मैंने हाथ उठाया, अभी ये मेरा फुल रेंज नहीं है, माई फुल रेंज इज दिस. तो जो एंड रेंज है आप वहां तक खाली मूवमेंट करो बस. तो आपको इंजरी नहीं होगी. बट दिस इज फॉर एंड रेंज कम भी है तो धीरे धीरे वो बढ़ जाएगी. आज नहीं, आज यहाँ तक जा रहा है तो यहाँ फिर यहाँ. हाँ, अगर वो नहीं बढ़ती है, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर भी मैं उतना ही बेंड कर रहा हूँ और फिर कहीं ना कहीं बैक पेन भी स्टार्ट हो गया. तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई मेरी बॉडी मुझसे कुछ कहना चाह रही है जो मुझे समझना चाहिए. ये तो जनरल पॉपुलेशन के लिए हो गया. एथलीट का इंजरी प्रिवेंशन बहुत अलग है. ओके. जैसे स्पोर्ट्स जो लोग खेलते हैं, और स्पोर्ट्स में लेवल्स होते हैं, कोई अमेच्योर खेलता है, कोई एरिया में खेलता है, कोई कहाँ खेलता है, कोई टर्फ पे खेलता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलता है, कोई नेशनल्स पे खेलते हैं. तो उसमें ऐसा होता है कि उनका इंजरी प्रिवेंशन इज़ मोर ऑफ एक्सेंट्रिक ट्रेनिंग. मतलब कि मसल को आप इतना ज़्यादा लोड पे ट्रेन करो कि वो जब आपका, समझो कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मेरा पैर ऐसे गया, अब जब ये ऐसे गया, आगे का फोर्स बढ़ा तो पीछे का मसल उसको पकड़ना चाहिए ना. तो ऐसे जाने के लिए अब ये मसल ने अगर पकड़ा नहीं तो वो आगे और जाएगा, तो आपका टेयर होएगा. अगर यही मसल को आपने पहले ट्रेन किया होता, जैसे ACL में हम हैमस्ट्रिंग का एंड में नॉर्डिक्स करके एक्सरसाइज है वो करवाते हैं, तो ये उसको जाने ही नहीं देगा. सो दिस विल एक्ट लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर फॉर द ACL. तो ACL जो बेचारा यूं लगा हुआ है, तो ये हैमस्ट्रिंग उसको काम करके रोक लेगा. तो एथलीट्स में अलग है, और जो मैंने इसके पहले बताया जनरल पॉपुलेशन के लिए चीज़ें अलग है. और डे टू डे लाइफ में है कि मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है. चलने से आपका SI जॉइंट, आपका हिप, आपका नहीं, आपका एंकल मूव होता है डेफिनेटली, और वो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के हिसाब से इट इज़ वेरी गुड. और बहुत सारे स्पाइन के केसेस आते हैं, मुझसे बोलते हैं सर मैं तो रोज़ 5 किलोमीटर चलता हूँ, सर मैं तो रोज़ इतना चलती हूँ, और मैं पूरे एरिया का चक्कर लगाती हूँ, मेरे को फिर भी बैक इशू क्यों है. अब भाई आप स्पाइन को मूव नहीं कर रहे हो, आप खाली SI जॉइंट आपका इतना हिल रहा है, आपका पेल्विस का इतना मूवमेंट है, उतना आप कर रहे हो, एंड यू आर टेलिंग मी सर मेरे को बैक का प्रॉब्लम क्यों है. सो टारगेट स्पेसिफिक स्ट्रेचेस फॉर स्पाइन एंड जस्ट बॉडी शुड बी गुड फॉर जनरल पॉपुलेशन. ओके. तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो लोगों को इंजरीज होती है, देन हमारी पहले बात होती है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम है उसकी नॉर्मल लाइफ में लेके आने का, इंजर्ड लाइफ से नॉर्मल लाइफ पे. तो वो प्रोसेस क्या होता है? थेरेपीज होती होंगी अलग अलग टाइप की जी, एंड वो क्या पूरा प्रोसेस फॉलो करते हो आप? एंड कई बार ऐसा भी होता हुआ कि पहले देखो पेन जो पहला वाला होता है वो बहुत सीवियर होता है, जो स्टार्टिंग वाला जब आप जाते होगे उसके पास, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? जो पहला पेन है, आप देख रहे हो सामने पेशेंट पेन में है एंड उसको नॉर्मल लाइफ पे लेके जाना है, विच इज़ अ बिग डील. तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? सो द फर्स्ट थिंग एज अ डॉक्टर इज यू शुड नॉट पैनिक. फर्स्टली अगर मैं आपको देखने आया हूँ, या फिर एक डॉक्टर या एक फिजियोथेरेपिस्ट या जो भी है एक पेशेंट को देखने गया है, तो पेशेंट को डॉक्टर की आंख में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए. वहाँ आपका आधा काम हो गया. अगर जहाँ पेशेंट को लगा कि भाई आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आपके अंदर वो शक्ति नहीं है कि आप उसको ठीक करोगे, तो आपका पेशेंट ठीक नहीं हो. तो उसमें अगर पेशेंट को दिखा डॉक्टर की आंख में कॉन्फिडेंस, तो पेशेंट आधा वहीं ठीक हो जाता है. अगर जहाँ उसमें ऊंच नीच हुई तो आपको वैसे रिजल्ट शायद ना दिखे, बिकॉज पेन इज समथिंग दैट वर्क्स ऑन 3 प्रिंसिपल्स. बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ पेन करके एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक आ चुका है, और ये वेल एक्सेप्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो पहले हमें ऐसा लगता था कि पेन इज़ जस्ट अबाउट बायोलॉजी. एग्जाम्पल, घुटने में लगा तो भाई उसको घुटने में पेन हो रहा है,
या फिर एग्जांपल शोल्डर में लगा, उसको शोल्डर में पेन हो रहा है, सो दैट पेन इज जस्ट अबाउट द बायोलॉजी कि भाई अंदर कुछ खराबी है जिसकी वजह से पेन है. बट नाउ एज साइंटिस्ट रिसर्च, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें न्यूरो साइंस में पढ़ी, बहुत सारे रिसर्चेज हुए, उससे ये पता चला कि भाई पेन खाली यहाँ नहीं है, उस पेन का इम्पैक्ट यहाँ भी है, दैट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर. उस पेन का इम्पैक्ट सोशली भी है, सोशल फैक्टर. ठीक है, अभी कमिंग टू द क्वेश्चन अगेन कि जैसे बायोसाइकोसोशल मॉडल मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, तो उसमें मैं जब पेशेंट देखने जा रहा हूँ तो पहले मैं ये देखूंगा कि भाई पेशेंट को मेरी आँख में कॉन्फिडेंस दिखा, मेरा आधा काम वहाँ हो गया. उसके बाद जब मैंने पेशेंट से बात करना स्टार्ट की, चीज़ों को समझा, तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ क्लिनिशियन हमें समझ में आ जाता है भाई पेशेंट कितना पानी में. ठीक है, अब उसमें मेन बात ये आ जाती है कि भाई आप उसको पहली बात तो फॉल्स होप दो मत. पहले ही जाते नहीं बोल दो भाई अब भी भगाता हूँ, नहीं. दिस इज़ वॉट यू आर सफरिंग फ्रॉम, दिस इज़ वॉट आई एम गोना डू. एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा होता है मोस्टली कि बैक के केसेस में कुछ नहीं होता है, डिस्क वगैरह भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, खाली मसल कैच आ जाता है, ऐसा हो जाता है और पेशेंट हो गया ऐसा, और आपका पेशेंट चल ही नहीं सकता. या मैं और इजी वे में एक्सप्लेन करूँ तो रात को एक पेशेंट सोया और सो के उठा तो वह भाई ऐसे ही है एंड ही कांट मूव. अब एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मेरे को पता है अगर मैंने उसका मसल स्पैज़म रिलीव किया, जो सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन वगैरह करके होते हैं, स्पाइन मोबिलाइजेशंस होते हैं, और वो सब अगर मैं करता हूँ, मैनिपुलेशंस होते हैं, तो उससे नेक उसका फ्री हो जाएगा और वो पेशेंट का काम हो जाएगा. तो तब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक है, आपका काम हो जाएगा और इतना इतना आपको टाइम लगेगा एंड दिस इज़ हाउ योर प्रोग्रेस विल गो. तो मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया, देन आई विल स्टार्ट ऑफ. स्टार्ट करते ही जिनके पास मैं पहले काम करता था, डॉक्टर मीर सर, उन्होंने मेरे को एक बात बोला कि पेशेंट को पहले सेशन में इतना रिलीफ दो, अपना 110% दो, इतना रिलीफ दो कि उसको बेचारे को एक सुकून मिल जाए कि हाँ भाई हो गया, आधा तो काम हो गया या थोड़ा तो हो गया. जो समझो आप 20 साल का पेन का आपके पास पेशेंट आता है, उसको आपने 5% भी रिलीफ दिया तो बहुत अच्छा है. अभी 2 दिन में पेन का पेशेंट आता है तो उसको आप कम से कम 40% तो रिलीफ दो. तो वहाँ पे बहुत पहले सेशन पे चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. उसके बाद आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया भाई ये आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा. तो जैसे मैं कह रहा था कि नेक इंजरी उसको हो गई जिसमें उसका गर्दन ऐसी ही रह गई और उसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाता, आप पहले मूवमेंट करवा दी. ऑलमोस्ट सब केसेस में यही होता है. जैसे स्पोर्ट्स इंजरी केसेस हैं उसमें तो मेनली होता है आप पहले पता करो कौन सा लिगामेंट इंजर्ड है, पेशेंट को कौन से लेवल पे खेलना है. अगर उसको नॉर्मली ही रहना है लाइफ लॉन्ग तो सर्जिकली हम नहीं जाते हैं, सर्जरी की तरफ नहीं जाते हैं. ठीक है. और सर्जरी की तरफ जाना भी है फिर भी हम पहले पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब ट्राई करते हैं. रिहैब करके एक बहुत अच्छा फिनोमिना है. और ACL में तो अब ऐसा आ गया, आप यकीन नहीं करोगे कि ACL अगर इतना भी टूटा है ना तो भी बिना सर्जरी के जुड़ जाता है. ये 2 फ्रेगमेंट दूर हैं फिर भी बिना सर्जरी के यूँ जुड़े जाते हैं. तो उसका एक पूरा एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल आ चुका है, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड नी फ्लेक्शन प्रोटोकॉल. आप घुटना उतना मुड़ने ही मत दो कि ये लोग दूर जाएं. तो थोड़े थोड़े टाइम में उसका हम लोग बेंडिंग बढ़ाते हैं बाद में, बट जैसे ही इसमें थोड़ा सा ब्लड फ्लो बढ़े, यहाँ पे कुछ ना कुछ नेचुरली हील हो जाता है. तो ये ह्यूमन बॉडी इतनी फैंटास्टिक है कि ये ऐसा लिगामेंट है, मैं चाहिए तो आपको मैं रिसर्च भी भेज सकता हूँ. ऐसा लिगामेंट है और लिगामेंट ऐसा जुड़ जा रहा है बिना सर्जरी के. तो हमें सब चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती हैं कि भाई कौन सा पेशेंट को हमें क्या करना है, कौन सा टाइप का इंजरी है. तो उसके हिसाब से आप सबसे पहले होता है कि जो टूटा हुआ स्ट्रक्चर है आप उसको फिक्स करो. फिक्स करने के बाद उसको थोड़ा टाइम दो. थोड़ा टाइम देने के बाद आप उसका मूवमेंट करो. मूवमेंट करने के बाद आप स्ट्रेंथनिंग में लेके आओ साथों साथ. और जितना जल्दी आपने उसका मसल एक्टिवेशन किया, जैसे ACL केसेस में अभी एक थेरेपी है जिसको हम कहते हैं NEMS, न्यूरोलॉजिकल मसल स्टिमुलेटर. उसमें हम क्या करते हैं, मसल को एक एक्स्ट्रा करंट देते हैं. अभी एग्जांपल हमारे पास ACL का केस है, वो पेशेंट पहली बार में अपना पैर ऐसा नहीं उठा सकता, उठा ही नहीं सकता. पेशेंट को पेन ही इतना होता है ना कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है. तो जब मैं वो स्टिमुलेटर लगाऊंगा तो वो मसल को एक्टिवेट करेगा. जैसे ही उसका मसल एक्टिवेट हो जाता है तो उसका मसल ही ब्रेन को सिग्नल भेजेगा दैट अब मैं काम कर सकता हूँ. ब्रेन क्या करेगा, पेन को कम कर देगा. तो दैट मसल इनिबिशन वाज ड्यू टू पेन. नाउ यू स्टिमुलेट द मसल, दैट विल रिड्यूस द पेन. अब पेन भी कम हो गया, ब्रेन ने पेन भी कम कर दिया, अब आप मूवमेंट कराओ.
आर्टिफिशियली हो रहा है एक तरीके से यार। आर्टिफिशियली हो रहा है, लेकिन इतना फंटास्टिकली हो रहा है कि मतलब इंसान का दिमाग दंग रह जाए यार, ये इतना इतना कैसे, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि इतना लिगामेंट में जुड़ जा रहा है। तो ह्यूमन बॉडी बहुत सिंपल प्रिंसिपल्स पे काम करती है, जो टूटा है उसको जोड़ो, सिंपल है, जो टूटा है उसको जोड़ो। यहाँ तक कि फ्रैक्चर भी हो जाता है, बहुत टाइम तक लोगों को मालूम नहीं पड़ता भाई कि फ्रैक्चर हुआ था। बहुत टाइम तक लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, पता ही नहीं चलता बीमारी क्या थी, लेकिन वो चीज़ हो गई होती है, फिर बाद में पता चलता है। तो ह्यूमन बॉडी मतलब एज आई सेड, आई विल से इट अगेन, कि फैंटास्टिकली काम करता है, बट आपको उसको राइट डायरेक्शन दिखाना है। जैसे मैंने कहा, आपने मूवमेंट करवा दिया, मसल एक्टिवेशन हो गया, मसल एक्टिवेशन के आप उसको स्ट्रेंथनिंग पे लेके जाओ, एंड्योरेंस पे लेके जाओ, कौन सा मसल कौन से ग्रुप में फिट होता है वो सब आप करवाओ, कौन से बंदे को क्या काम करना है आप वो काम करवाओ। जैसे कुछ लोगों को होता है सर मुझे जिम में जाके डेडलिफ्ट करना है, कुछ भी हो जाए, 4 जिम वाले देखने चाहिए कि भाई ने 100 किलो उठाया। जो पहले 100 किलो उठाता था उसमें उसको स्लिप डिस्क वाला इंजरी हुआ है। पेशेंट आके मेरे को ही बोलेगा सर मुझे तो वही उठाना है, तो मैं उसका ट्रेनिंग ऐसा कराऊंगा 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो कि लास्ट में भाई जाके 100 किलो उठा पाए। तब जाके ये होगा कि फिर मैं सेल्फ फिजियोथेरेपिस्ट बना ना, क्या भाई मैंने उसकी लाइफ में वो चेंज लाया जो वो नहीं कर पाता था, वो मैं उससे करवा रहा हूँ। सो दैट्स हाउ वी टेक द थिंग साइड। राइट। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं रैपिड फायर। ठीक है, तो रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन, एक कोई ऐसी एक्सरसाइज जो बहुत ही मैंडेटरी है, वो करनी ही चाहिए, जो आप सजेस्ट करते हो? होल स्पाइन स्ट्रेच। सुबह आदमी उठ जाए और अपना हेड नीचे करे, सुबह उठने के बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह होने के बाद हेड नीचे करे, शोल्डर्स कर्ल करो और ऐसे आगे झुकना है कि आपको एक एक स्पाइन का सेगमेंट फील हो कि वो बेंड हो रहा है। सो दिस आई लर्नड इन पिलाटेस वर्कशॉप। तो होल स्पाइन स्ट्रेच बोलते हैं इसको। जैसे ये मेरी उंगलियां हैं, ठीक है, आप इसको स्पाइन समझ लो, तो ये वाली गई, फिर ये सेगमेंट गया, फिर ये 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 गया, ऐसे। अब इसको आपने वैसे ही खोलना है। पहले आप कॉक्सिक्स सेक्रल खोलो, फिर आप लंबार खोलो, ये छूटना नहीं है, गर्दन नहीं हटनी है। फिर आप थोरैसिक लंबार खोलो, फिर थोरैसिक खोलो, फिर सर्विकल खोलो, फिर आप ऊपर देख लो। आपने 2 4 5 बार किया, आपको ऐसा लगे यार मेरी स्पाइन में इतना मूवमेंट, दिस इज वन एक्सरसाइज दैट आई विल रिकमेंड। ठीक है, और अगर आपको मैं 3 ऑप्शंस दूं, इनमें से चूज करना हो तो जिम वर्कआउट, योगा या रनिंग? जिम वर्कआउट इंक्लूडिंग स्ट्रेचिंग। ओके, ठीक है। एंड क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उनको जो कोई भी एक फिजिकल इंजरी के बाद अगर वो वापस फिजिकल एक्टिविटी में जा रहा है, तो क्या उसको प्रिकॉशन लेने चाहिए? मेनली प्रिकॉशंस एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आई विल से कि उनको जहाँ तक ना लें उतना बेटर है। जैसे मैंने कहा बायो साइको सोशल मॉडल, राइट। सो साइको वाला जो एरिया है ना, वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा अभी भी थोड़ा अनटच्ड है। क्यों पता है? अभी मैंने पेशेंट से कह दिया कि आपको ये प्रिकॉशन लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रिकॉशंस लेने नहीं चाहिए, मैं बताऊंगा क्या प्रिकॉशन लेना है। फिर मैंने कह दिया भाई आपको प्रिकॉशन लेना है। पेशेंट यही सोच में पड़ा रहेगा कि मुझे ऐसे नहीं बैठना, या मुझे ऐसे नहीं होना, या मुझे ऐसे नहीं होना। वो उसके दिमाग में एक न्यूरॉन फायर करेगा ही करेगा। वहाँ जहाँ वो न्यूरॉन ने फायर किया, वहाँ मैंने जो काम किया, मेहनत की, पेशेंट ने इतनी सारी एक्सरसाइज की, सबकी, वो ही न्यूरॉन को काम करने से रोकने के लिए किया है, क्योंकि मुझे उसकी लाइफ नॉर्मल करनी है। आप और समझोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मुझे वो ख्याल भी नहीं आने देना कि मुझे प्रिकॉशन की जरूरत है। पहले तो नहीं लेते थे इंजरी के पहले प्रिकॉशन। तो अगर स्पेसिफिकली इंजरीज की तरफ से स्पेसिफिक प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आज डेंटिस्ट नहीं थे, वो अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट आए थे मेरे पास एक, तो शी सेड के सर मुझे प्रोसीजर्स करने होते हैं ना, तो मैं ठीक से बैठ नहीं पाती और मुझे कमर में प्रॉब्लम होता है। तो मैंने उनसे ये नहीं कहा नहीं मैम सीधा ही बैठना है, ऐसे ही मतलब आपने ऐसे ही रहना है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा मैम एक कस्टमाइज पिलो लो, उसको बैक के पास लगा दो और फिर आप प्रोसीजर करो, तो उनको पेन भी नहीं होगा, पिलो ने क्या करना है, सपोर्ट भी मिलेगा। दिस इज द थिंग। और उसमें जैसे पॉस्चर की बात आई तो आई विल एक्सप्लेन दिस। तो देयर वाज अर्लियर अ मिथ कि हमें ऐसा ही बैठना है और हमें ऐसे ही रहना है, शोल्डर्स बैक होने चाहिए, नेक ऐसा होना चाहिए और ऐसा ही रहना है। आप यकीन नहीं करोगे
इस पोस्चर से मैंने एक पेशेंट को बाहर निकाला है। ह्यूमन बॉडी को जैसे मैंने आपसे कहा कि नेचुरली आप रखो, आपका बॉडी बेस्ट रहेगा। मैंने उनका ये वाला पोस्चर छुटवा दिया। अब लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास के डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि भाई हमें ऐसे बैठना है, हम कौन से मसल को एक्टिवेट करें कि हम ऐसे ही रहें। मैं कहता हूँ ऐसे मत रहो। मैं पेशेंट को खुद कहता हूँ कि मैं खुद ऐसे बेंड होके बैठता हूँ, बट थोड़े टाइम बाद आई मेक श्योर दैट आई डू द मूवमेंट। तो मूवमेंट जहाँ तक आपको मिल रहा है तो आपको पोस्चर पे ध्यान देने की जरूरत इतनी नहीं है जब तक वो पोस्चर आपको पेन डिसफंक्शन क्रिएट ना करे। सो लेट द बॉडी बी नॉर्मल, बी नेचुरल। जितना नेचुरल रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ये एक रिसर्च अब आ चुका है कि देयर इज नो posture that is the correct posture। ये पूरा रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपका आखिरी क्वेश्चन रैपिड फायर का, क्या कोई वार्निंग साइंस होते हैं कि कोई इंजरी हुई है वो ढंग से हील नहीं हो रही? कैसे पता करा जा सकता है? मतलब कुछ ऐसा वार्निंग साइंस मिलते हैं बॉडी को, या हमें ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है कि इंजरी ढंग से हील नहीं हो पा रही? फर्स्ट साइन इज पेन। पेन का जो पहले डेफिनेशन था, जैसे मैंने अभी बताया कि अभी तो पूरा रिसर्च अलग हो गया। पहले वाला डेफिनेशन वाज पेन इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब वर्ड प्रोटेक्टिव पे ही पूरा गेम है। मतलब पेन एक ऐसी चीज है जो आपको बचा रहा है। तो जहाँ आपको पेन होता है आपको समझ लेना है कि पेन अगर हुआ है तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, सो गेट इट चेक्ड। दैट इज सो सम साइंस वुड बी पेन, स्वेलिंग, रेडनेस समटाइम्स। तो बॉडी आपको बताएगी कि भाई ये चीज़ें जहाँ नॉर्मल सी से हटती हैं वहाँ आप समझो कि आप एग्जाम्पल पहले 5 किलोमीटर चलते थे, आपको 4 किलोमीटर में आप या 1 किलोमीटर में आपको सांस चढ़ रहा है, तो आप समझो कि शायद कुछ रेस्पिरेटरी इलनेस तो नहीं हो गया, सिगरेट कम कर दो। वैसी भी चीज़ें होती हैं। तो बॉडी आपको साइन दे देती है। जहाँ आपकी बॉडी नॉर्मल सी से हटी, दैट इज़ अ साइन। जहाँ आपकी बॉडी ने जो चीज़ पहले कर पाती थी वहाँ नहीं कर पा रही है, दैट इज़ अ साइन। सो यू शुड लुक फॉरवर्ड फॉर दीज साइंस सो दैट यू डोंट लैंड इनटू समथिंग दैट गोज क्रॉनिक। राइट। थोड़ा भी पेन हो, कुछ हो तो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए एंड उस टाइम कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो वेल आई गेस दैट्स इट। ये था हमारा पॉडकास्ट। कैसा लगा आपको, आपका पहला पॉडकास्ट? मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे तो लगा ही नहीं कि पॉडकास्ट जैसा हुआ है। So I enjoyed it a lot and thank you once again. Thank you so much, thank you। आज इनकी बदौलत मैं बैठा हूँ और मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे इंजरी हुई थी मैं उस टाइम सोच रहा था, मैंने कहा चल अभी तो 2-3 एपिसोड्स हैं मेरे पास, बट अगला कैसे शूट करूँ। बट ये है कि आज मैं शूट कर रहा हूँ एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू तुम्हारे, मीन्स अ लॉट। थैंक यू। वेल ये था मेरा आज का एपिसोड। आई एम रियली ग्रेटफुल टू अल्तमाश, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं बिल्कुल अपने नॉर्मल रूटीन पे आ गया हूँ। आई रियली होप आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूज़िक एंड एप्पल पॉडकास्ट। ध्यान रखिए आप लोग, मिलते हैं किसी और एपिसोड के साथ। टिल देन बी गुड।